हरियाणा में जबरदस्त राजनीतिक उथल पुथल के बाद अब ये सामने आ रहा है कि नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। हरियाणा के पूरे मंत्रिमंडल ने आज इस्तीफा दे दिया। उसके बाद नायब सैनी को बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। शाम 5 बजे उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और कुल मिलाकर कि ये देखा जा रहा है कि जेजेपी के साथ संबंध तोड़ने के बाद जब बाहर निकले तो उसके बाद सरकार को एक पूरा नया रूप ही बीजेपी ने देने का फैसला किया। अब सवाल यह होता है कि क्या इससे एंटी इनकम्बेंसी जो थी बीजेपी के खिलाफ उसको काट निकाल रही है? क्या जो किसानों की, जाटों की जो नाराजगी थी उसको दूर करा जा सकेगा? खट्टर साहब के जाने के साथ वो नाराजगी भी दूर हो जाएगी और इसका कोई असर जो है ना लोकसभा चुनाव पर और उसके बाद 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव है उस पर भी नहीं पड़ेगा, ऐसा कम से कम कहा जा रहा है। इस पूरी कवायद के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, जरा ये समझते हैं। और समझने के लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, मतलब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या खट्टर साहब के जाने से जो एंटी इनकम्बेंसी थी 10 साल की, नाराजगी थी किसानों की, जाटों की और जो लोकल कार्यकर्ताओं की अनबन थी, वो सब भी खट्टर साहब अपने साथ ले जाएंगे, नए सिरे से नई स्लेट? देखिए, कोशिश तो यही है बीजेपी की कि लोग भूल जाएं कि खट्टर साहब का जो कार्यकाल था उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और यही रणनीति बीजेपी ने हमने देखा कई विधानसभा चुनाव में अपनाई, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कर्नाटक हो या फिर गुजरात हो। इसमें कर्नाटक को छोड़ या फिर त्रिपुरा हो, और कर्नाटक को छोड़ करके त्रिपुरा, उत्तराखंड, गुजरात तीनों ही राज्यों में बीजेपी को ये रणनीति जो थी वो कामयाब रही। तो पार्टी को लगता है कि शायद हरियाणा में भी ये कामयाब रहे। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर कल तक जिनकी पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की थी, कल ही उन्होंने बताया था जनता को, हरियाणा की जनता को किस तरह जब वो स्वयंसेवक थे या बीजेपी के कार्यकर्ता थे तब खट्टर साहब जो मोटरसाइकिल चलाया करते थे और मोदी जी उनके पीछे बैठा करते थे। लेकिन उसके बाद 24 घंटे के भीतर भी जो है ये हुआ घटनाक्रम जिसमें कि मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी चली गई है। बताया जा रहा है कि उनको कुरुक्षेत्र से या किसी अन्य संसदीय सीट से बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़वा कर केंद्र की राजनीति में ला सकती है। और इस बीच नायब सिंह सैनी जो कि अक्टूबर में ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्हें पार्टी ने हरियाणा की कमान सौंपने का फैसला किया है। अब एंटी इनकम्बेंसी की काट है ये, कितनी कामयाब होगी बीजेपी इसमें ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन इस रणनीति का एक दूसरा हिस्सा भी है, वो ये है कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी, जो पिछले 4.5 साल से इस सरकार को समर्थन दे रही थी, उस सरकार का हिस्सा भी थी, दुष्यंत चौटाला खुद उप मुख्यमंत्री थे, उससे बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया है। और इसके पीछे भी रणनीति बिल्कुल साफ है, जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास है। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वो गैर जाट की राजनीति हरियाणा में कर रही है और 80-20 का वहाँ पर अनुपात है। तो 20% जाट वोटों के लिए दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस, दोनों के बीच में टकराव होगा। दोनों जो है जाट वोट को बांटेंगे, ये बीजेपी की रणनीति है। और तीसरा जो बीजेपी को लगता है कि उसका फायदा उसको सीधे तौर पर मिल सकता है। तो ये सारे समीकरण बिठाए गए हैं और इसलिए दुष्यंत चौटाला बार बार ये कह रहे थे कि हमें कम से कम 2 लोकसभा की सीट दे दीजिए। लेकिन बीजेपी को इसी में फ़ायदा नज़र आया कि कोशिश यही कीजिए कि जो गैर जाट राजनीति है हरियाणा में कम से कम उसी पर आगे चला जाए। और इसलिए नायब सिंह सैनी जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, खुद सैनी समाज करीब 8% है हरियाणा की राजनीति में, तो ऐसे में काफ़ी प्रभावशाली भूमिका इस समाज की होती है। और इसमें युवा नेता नायब सिंह सैनी जो कि स्वयंसेवक भी रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनको पार्टी ने कमान सौंपने का फैसला किया है। चलिए, तो एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जेजेपी के बाहर जाने से एक दूसरा फायदा ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ जब जेजेपी अपने जाट उम्मीदवार उतारेगी तो वो थोड़ा वोट स्प्लिट होगा। 2-4-5% अगर वो वोट ले जाती है तो बीजेपी को जो अलग कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं वहां फायदा भी हो सकता है। मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद गजाली, कितने बजे शपथ? 5 बजे का बताया जा रहा है। कौन कौन इसमें साथ में आने वाले हैं, कितने लोग कैबिनेट में होंगे और साथ ही साथ क्या सुबुगाहट है राजनीतिक हलकों में हरियाणा के अंदर, खास तौर से विपक्ष में, इस पूरे प्रकरण को लेकर? जी, नायब सैनी जो हैं 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे सोरेन राजभवन में, और उनके साथ कुछ नामों की चर्चा तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स या मिनिस्टर जो कैबिनेट में होंगे उनको जरूर शपथ दिलवाया जा सकता है। तो क्या कोई चर्चा नहीं हुई है। शायद वो वैसे लोग होंगे जो या तो आजाद एमएलए हैं जो शुरू से सरकार को सपोर्ट करते आए हैं, उसी में से कुछ नए चेहरे होंगे। कैबिनेट में नए चेहरे जरूर होंगे, इस पे बार बार भाजपा आला कमान ने जोर दिया। अब आप जो बात कह रहे हैं कि क्या चेहरा बदलने से, पार्टी का गठबंधन तोड़ देने से पार्टी को कोई फायदा होगा, अभी तक एक सियासी गलियारों में एक चर्चा, ब्रिजेंद्र सिंह जो सिरसा हिसार से
सांसद थे भाजपा के और कांग्रेस में चले गए, तो अक्सर कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको पहले शायद पता चल जाता है कि हवा किस रुख बह रही है। वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ही हैं। वो जब कांग्रेस में गए हैं, सिटिंग एमपी थे बीजेपी के, जब बीजेपी की सरकार यहाँ है और जब वो छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो कई लोगों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं भाजपा को ये बात समझ आ रही थी कि कांग्रेस को अगले चुनाव में, जो अक्टूबर नवंबर का चुनाव होगा, उसमें फायदे होने के चांसेस बहुत हैं। दूसरी चीज ये कि मनोहर लाल खट्टर के नाम से आपने कई स्कीमें लॉन्च की, चुनाव और सरकार तो बना लिया, लेकिन 2019 में मेजॉरिटी फिगर मार्क से आप पीछे रह गए थे। सिर्फ 30 ही सीट, 40 सीट आई थी। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज थी जो भाजपा को फीडबैक से पता चला, या आला कमान को यहाँ से कई जो है पार्टी के लीडर बार बार बताते रहे, और शायद उसी पर जाके ये जो भाजपा अचानक अपने ही चीफ मिनिस्टर पे एक सर्जिकल स्ट्राइक या स्टेट में कर देती है, वैसा ही कुछ आज देखने को मिला है। अब स्पिन इसमें ये हो रहा है कि मनोहर लाल खट्टर साहब को करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, तो उन्हें सेंटर में भेजे जाने की तैयारी है। लेकिन इसमें एक तीसरा जो एंगल है, वो एंगल है, जैसे अखिलेश जी भी कह रहे थे, गजाली भी कह रहे थे, कि दुष्यंत चौटाला, जेजेपी का अब क्या होगा। दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, उसके दिल्ली में उनके घर छतरपुर पर, उनके फार्म हाउस पर एक बैठक हुई। 10 सांसद हैं जेजेपी के, दुष्यंत चौटाला को हटाते तो 9 बचते हैं। तो 9 में से 5 ही जो विधायक हैं वो इस मीटिंग में पहुंचे। जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूटा और जल्द हो सकता है इसका औपचारिक ऐलान। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस गठबंधन के साथ साथ अब जेजेपी में भी फूट पड़ गई है। वैभव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? कितने, जैसे सुनने में आ रहा है 5 जो एमएलए हैं वही वहां पर पहुंचे, तो बाकी जो नदारद थे वो कहां पर हैं? और क्या ये मान लिया जाए जेजेपी में भी अब दरार पड़ गई है? जी बिल्कुल, जब आज सुबह से ही सुगबुगाहट तेज़ हुई, तब बताया गया कि दुष्यंत चौटाला के दिल्ली के छतरपुर आवास पर उन्होंने अपने सारे विधायकों की बैठक बुलाई है। हम इस ट्रैक करने पहुंचे। अब से करीब कुछ देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है। जो मीटिंग है विधायकों की, ये करीब 2 घंटे तक चली है। 10 में से सिर्फ और सिर्फ 5 विधायक ही इस मीटिंग में पहुंचे हैं और 5 विधायक नदारद रहे। जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं निशान सिंह, जब वो बाहर निकले और उम्मीद कर रहे थे हम कि वो मीडिया से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी मीटिंग में हुआ हम इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। कल हिसार में जो उनका तयशुदा प्रोग्राम है उसमें ही जो भी मीटिंग में हुआ और आगे की रणनीति के बारे में वो बताएंगे। लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था और चेहरा बता रहा था कि एक तरह से जेजेपी पार्टी के अंदर बड़ी फूट हो चुकी है। सोचिए, 10 में से 5 विधायकों की अनुपस्थिति, मतलब आधे विधायकों का न आना, एक तरह से जेजेपी में एक बड़ी टूट का संकेत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वैभव। इस पे जरा थोड़ा रिएक्शन जो है ऑपोजिशन का वो भी सुन लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं हरियाणा में, उन्होंने इस पर क्या कहा घटनाक्रम पर, जरा सुनते हैं। ये मॉरली जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं डिफीट, क्योंकि हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। जो 5 साल की फेलियर्स का जो है कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। पीपल हैव अंडरस्टूड, लोग समझ चुके हैं ये कभी ना जनहित का गठबंधन था, ना हरियाणा के हित का था, ये ठगबंधन था। सर, प्रेसिडेंट रूल की भी आपने मांग करी है सर? हाँ, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं और प्रेसिडेंट रूल के अंडर चुनाव होने चाहिए। चलिए, तो हरियाणा की राजनीति अब क्या मोड़ लेने वाली है, इसका क्या पूरा फायदा बीजेपी को होगा? क्या ऑपोजिशन के लिए कोई अब नया एक सिरे से कोई उम्मीद बंधी है? ये सब आने वाले समय में जो वहां के वोटर हैं वो तय करेंगे। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। जैसलमेर से जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जैसलमेर शहर में एक लड़ाकू विमान LCA तेजस, जो भारत के अंदर ही निर्मित एक विमान है, इसका पहली बार आज एक क्रैश हुआ। विमान क्रैश जो हुआ है वो शहर के लक्ष्मी चंद सावल कॉलोनी के पास हुआ। लड़ाकू विमान क्रैश जैसलमेर में स्थित भील समाज के छात्रावास के ग्राउंड में जा गिरा। मौके पर अब आर्मी और एयरफोर्स के अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही साथ नगर परिषद व सेना की फायर ब्रिगेड भी मौके पर आग बुझाने के काम में जुटी हुई है।
इससे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनकी जो भीड़ है वो जमा हो चुकी है। पुलिस हटाने की कोशिश जो है वो कर रही है। इसके कई वीडियो भी इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिसमें एक में सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि पायलट जो है वो किस तरीके से इजेक्ट इस प्लेन से कर रहे हैं और उसके बाद हवाई जहाज जो है वो नीचे की ओर जाता दिखाई पड़ेगा। एयरफोर्स ने अपने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें यही बताया है कि ये ट्रेनिंग के दौरान, ये ऑपरेशनल सॉर्टी के दौरान इस विमान का ये हादसा हुआ और जो पायलट है वो सुरक्षित इस विमान से इजेक्ट कर गए हैं। इस पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है। मैं रूम के बाहर बात करने निकला तो मैंने देखा कि एकदम इधर धुआं हो रहा और उधर 2 छतरी नीचे उतर रही है। तो मैं और मेरे डॉक्टर साहब साथ में थे, सूर्यकांत जी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बॉस जल्दी जल्दी कैजुअल्टी हो रही है। तो कहाँ है? तो हम दोनों बाहर निकले तब तक पब्लिक भी इधर उधर दौड़ती आ गई और जस्ट और मैं और सूर्यकांत जी वहाँ पहुँचे तो पायलट नीचे पाँव से जैसे उतरे थे वो एक झाड़ी के अंदर फंस गए थे। तो जस्ट कांप रहे थे। तो हमने सब 2 जने और सिविलियन आ गए थे, उन्होंने भी लेके उनको नीचे लेटा दिया और वो सेफ थे, बिल्कुल बोल रहे थे। उसमें वो पायलट एक ही उतरे थे, छतरी 2 थी बट उन्होंने बोला उसमें मैं एक ही था, एक खाली थी। चलिए, मेरे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, LCA तेजस अब तक सुरक्षित काफ़ी माना जाता था, ये पहली बार क्रैश हुआ है भारत में निर्मित इस जहाज़ का क्रैश। किस तरीके से, अभी क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं और अभी पायलट के हालात क्या है? देखिए, पायलट सुरक्षित है। एक बड़ा नुकसान हुआ है, देश को बड़ा नुकसान हुआ है, भारतीय वायुसेना को बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय ये जो तेजस और लड़ाकू विमान है देश में बना हुआ है और 6000 से ज्यादा सॉर्टी हो गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अब तक कोई लड़ाकू विमान क्रैश नहीं हुआ था और ये जो तेजस जो है क्रैश तब हुआ जब पोखरण में ये जो अभ्यास चल रहा था भारत शक्ति के नाम से। तो देश में हथियार है, उस तीनों सेनाओं को मजबूत से एक अपनी ताकत दिखा रही थी। उस दौरान ये लौट रहा था तो उसी दौरान ये हादसा हुआ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की जब सॉर्टी अगर होते हैं, इस तरह के अभ्यास मिसाइल तो कभी कभार चूक हो जाती है। इस पूरे मामले की जांच के लिए भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही पता चल पाएगा क्या ये ह्यूमन एरर था या कोई टेक्निकल फेलियर था। वायुसेना मामले की जांच कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बावजूद जो है तेजस से लड़ाकू विमान है अपनी कैटेगरी का दुनिया का सबसे बेहतरीन हल्का छोटा लड़ाकू विमान कहा जाता है। इसकी स्पीड की बात कीजिए तो 2000 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है और 6500 किलोमीटर इसका वेट है। और जब इसको वेट कैरिंग कैपेसिटी यानी हथियार के साथ अगर कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये 10,500 तक की कैरी कर सकता है। और इसमें 8 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं। 8 हार्ड पॉइंट का मतलब ये होता है कि इसमें जरूरत के मुताबिक आप मिसाइल लगा सकते हैं, रॉकेट लगा सकते हैं, बॉम्ब लगा सकते हैं और ये दोनों तरह के रोल कर सकता है। मल्टी रोल है, यानी डिफेंस भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। और फिलहाल भारतीय वायुसेना में इसके 2 स्क्वाड्रन है। 2 स्क्वाड्रन मतलब एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। भारतीय वायुसेना ने 83 और जो है तेजस का ऑर्डर दिया हुआ जो इस साल से बिजनेस शुरू हो जाएंगे। बड़ा नुकसान है, लेकिन इस तरह का अगर अगर होता है 6000 से ज्यादा अगर हो चले तो एक कह सकते हैं कि झटका है, नुकसान है। लेकिन मामले की जांच करे भारतीय वायुसेना, आगे कहा जा सके कि आखिर ये हादसा हुआ तो क्यों हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्र सरकार ने आखिरकार 4 साल बाद CAA को लागू कर दिया। नागरिक संशोधन कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग होकर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग भारत आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज तेलंगाना में एक रैली में कहा कि मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा किया। कल ही हमने कहा था हम CAA लाएंगे। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी, अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख,
ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने इस पूरे मामले पे पाकिस्तान के सिंध से अपनी खेतीबाड़ी छोड़कर भारत आए पूरनचंद से बातचीत की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान से तमाम सारे हिंदू आए और अफगानिस्तान से बहुत सारे सिख आए और उनके लिए आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। पूरन जी हैं पाकिस्तान के, कहाँ से आए, अपनी कहानी थोड़ा बताइए। पूरन जी कब आए, क्यों आए? हम सिंध हैदराबाद से आए हैं। अच्छा। सिंध प्रांत है वो भारत का है। हाँ। तो हम वहीं से आए हैं। तो वहाँ था पहले तो सही था, फिर बर्बादी होने लगी, लूटने लगे। फिर बर्बादी, हिंदुओं को कुछ भी नहीं छोड़ा, जमीन है, जायदाद है, सब। फिर अपने हमारे हजारे घर थे, जिसमें एक एक परिवार, एक एक घर वो आ गया। पीछे परिवार रुकी हुई है, भाई बहन जमीनें छोड़ दी है, धर्म नहीं छोड़ा। कैसे वहाँ से आए, क्या बहाना बना के आप आए? बस हम ऐसे आए भैया, हम तो हरिद्वार जा रहे हैं। हाँ। और दादा दादी की जो अर्थियाँ हैं, जो हमें वहाँ उनको जाना, हमको उनको पहुँचाना है। उनका वचन होता था भाई हम मर जा रहे हैं तो हमारी अर्थियाँ लेके हरिद्वार में बेटा जो हो तो ले जाइयो, जो तुम्हारे को हिम्मत भगवान दे दे। तो हमें हिम्मत दे दी, बच्चे लेके हम अर्थियाँ लेके हरिद्वार के भैया के शरणों में आए। बस शरणों में जैसे आए, अर्थियाँ हमने फूल बहा दिए, फिर हम गए नहीं, यहाँ के यहाँ रहे। हिंदी में आप डांस भी कर रहे थे, बड़ा तगड़ा आपने जो है। नहीं, भजन भाव भी बोलता हूँ। अच्छा। भजन भाव भी बोलता हूँ प्रभु जी। हम भगवान के भक्त हैं। हम क्या बोला साहब, हमारा धर्म नहीं छोड़ा, जमीन छोड़ दी, जायदाद छोड़ दिया, पर धर्म नहीं छोड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम हम कहते हैं। ये पूरन जी हैं जो कि 2011 में अपने जो पूर्वज हैं उनकी अस्थियां लेकर यहाँ पर आए थे और उसके बाद में यहाँ पर रुक गए। 400 परिवार यहाँ पर हरिद्वार के लिए पाकिस्तान से आया था और अब इनको जो है आज के दिन का इंतज़ार था, तो यहाँ पे खुशियाँ ये जता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में ये कानून लागू हो जाएगा। सीएए कहां लागू नहीं होगा, किन राज्यों में लागू नहीं होगा, ज़रा ये आपको बताते हैं। कहीं पर केंद्र सरकार, कहीं पर जो राज्य सरकार है उसकी वजह से ये लागू नहीं हो रहा है। केरल में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर भी सीएए कानून को लागू नहीं किया जाएगा। पोखरण में तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पोखरण में तीनों सेनाओं की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन देखने पहुंचे। इस प्रदर्शन को भारत शक्ति का नाम दिया गया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हथियारों, अर्जुन टैंक, धनुष हॉवित्जर, तेजस लड़ाकू विमान और AHL ध्रुव हेलीकॉप्टर ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है।